सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसकी पहली यूनिट अपने चल रही है। इस यूनिट में हमने फैराडे के नियम के अवकलन और समाकलन रूप, स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक ज्ञात कर लिया था। आज हम एक सीधे लंबे चालक का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम इस चित्र के अनुसार एक चालक तार लेते हैं। इस चालक तार की लंबाई जो है वो L है। चालक तार में धारा जो है वो I बह रही है। चालक तार की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। तो हम चलते हैं कि चित्रानुसार एक चालक तार AB है, इसमें I धारा बह रही है। इस चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्र को विचारित करते हैं तो चालक तार की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और लंबाई L है। तो इस चालक तार की अक्ष से स्मॉल r दूरी पर dr मोटाई का एक खोखला बेलन लेते हैं। तो इस खोखला बेलन जो है वो ये ले लेते हैं अपन। इसकी अक्ष से स्मॉल r दूरी पर इस बेलन की जो मोटाई है वो dr है। चालक में I धारा प्रवाहित होने के कारण इस खोखले बेलन से निर्गत जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो d फाई m जो हो जाएगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बटा पाई कैपिटल R स्क्वायर L बी आर डी आर। यहाँ स्मॉल r जो है वो काल्पनिक बेलन की त्रिज्या है, कैपिटल R जो है वो वास्तविक चालक तार की त्रिज्या है, बी आर जो है वो स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण है जो वास्तव में स्मॉल r दूरी का फलन है, स्मॉल r दूरी के साथ परिवर्तित होता है। अब हम आगे चलते हैं। एक r त्रिज्या वाले किसी धारावाही चालक के कारण उसकी अक्ष से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण अगर ज्ञात करते हैं तो यह चुंबकीय प्रेरण बी आर बराबर μ0 आई आर बटा 2 पाई आर कैपिटल R स्क्वायर बनता है। ये फॉर्मूला कक्षा 12 से आया है। तो ये बी आर का जो मान है वो समीकरण 1 में यहाँ रख देते हैं। तो डी फाई एम बराबर पाई, ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, R स्क्वायर बटा R स्क्वायर हो गया। बी आर की जगह बी आर का जो मान रख दिया, एल आपका जो यहाँ था उसको यहाँ लिख दिया है, डी आर है, सेम मान है। नेक्स्ट लाइन में अपन ने क्या किया है, कुछ नहीं किया, बस ये μ0 आई एल जो नियतांक है इनको एक साइड रख दिया है और जो वे चर राशि है आर क्यूब इसको एक साथ रख दिया, R स्क्वायर और R, बाकी ये सारा मान जो नियतांक है इसको अलग रख दिया है। तो संपूर्ण चालक के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान यदि हम ज्ञात करना चाहें तो इसके लिए समीकरण 3 का हम समाकलन करेंगे। तो समीकरण 3 का समाकलन करेंगे तो फाई एम का मान जो है वो इंटीग्रेशन डी फाई एम हो गया 0 से R μ0 आई एल बटा 2 पाई R4 R क्यूब डी आर, ये मान ही है। यहाँ से आपका ये सारा नियतांक में आ गया है, बाहर अंदर बच गया है R क्यूब डी आर, इसकी लिमिट 0 से R है। तो μ0 आई एल बटा 2 पाई R4 R क्यूब का आप समाकलन करोगे R4 बटा 4, लिमिट जो है वो 0 से कैपिटल R आपकी लगा दी गई है क्योंकि यहाँ इसकी जो त्रिज्या है वो 0 से कैपिटल R तक चेंज हो सकती है। इस काल्पनिक बेलन की जो त्रिज्या है वो 0 से कैपिटल R तक परिवर्तित हो सकती है। अब हम समाकलन के नियम से पहले अपर लिमिट कैपिटल R रखेंगे, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे। तो अपर लिमिट कैपिटल R रखते ही R4 बटा 4 माइनस 0 हो जाएगा, सामान्य गणितीय प्रक्रिया है। फाई एम का मान ये आपका नियत जो मान है वो बाहर यहाँ रखे हैं, R4 बाई 4 हो गया, कैंसिल हो गए, μ0 आई एल बटा 8 पाई बच गए। यहाँ से I को यहाँ पक्षांतरण कर दिया है क्योंकि यह स्वप्रेरकत्व की परिभाषा बनती है, इसलिए I को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपका बन गया μ0 आई बटा 8 पाई, समीकरण नंबर 4। तो वही बात आ गई है स्वप्रेरकत्व गुणांक की परिभाषा से L बराबर फाई एम बटा आई। तो ये जो फाई एम बटा आई है उसके जगह L रख देंगे तो μ0 L अपॉन 8 पाई, समीकरण नंबर 5 बन गई है। समीकरण 5 जो है वो सीधे चालक का स्वप्रेरकत्व दर्शाती है। यदि हम एकांक लंबाई वाले चालक तार का स्वप्रेरकत्व ज्ञात करें तो इस L को भी यहाँ कैपिटल L के नीचे स्थानांतरित कर देंगे तो एकांक लंबाई के चालक तार का स्वप्रेरकत्व आ जाएगा μ0 बटा 8 पाई। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल L है यह स्वप्रेरकत्व गुणांक का कैपिटल
को दर्शाता है, जबकि स्मॉल एल जो है वो चालक तार की लंबाई को दर्शाता है। तो इस प्रकार आपका एकांक लंबाई के चालक तार का जो स्वप्रेरकत्व है वो μ0/8 पाया जाता है। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग विस्थापन धारा पर। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में स्थायी अवस्था में किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का जो योग है वो बिंदु से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अपन जानते हैं। लेकिन यह जो नियम है वो संधारित्रों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि संधारित्र की एक प्लेट में यदि चालन धारा I से प्रवेश करती है तो इस प्लेट से कोई धारा बाहर नहीं निकलती है। इसी प्रकार संधारित्र की दूसरी प्लेट के अंदर कोई धारा प्रवेश नहीं करती है, लेकिन चालन धारा I से बाहर निकलती है। इसको हम इस चित्र से देखते हैं। इस चित्र में आपके दो संधारित्र हैं, संधारित्र A और संधारित्र B। इस संधारित्र पे आपका प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है। इसमें चालन धारा I से बाहर प्रवेश कर रही है, लेकिन बाहर कोई धारा नहीं निकल रही। इससे I से धारा बाहर निकल रही है, लेकिन धारा प्रवेश नहीं कर रही। तो इस कारण संधारित्र पे आपका जो किरचॉफ का नियम है वो लागू नहीं होता है। इस प्लेट पे आवेश धनात्मक, इस पर आवेश ऋणात्मक होने के कारण दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जो है वो E उत्पन्न हो जाता है। तो मैक्सवेल के अनुसार जब कोई संधारित्र आवेशित किया जाता है तो चालन धारा से आवेशित संधारित्र की प्लेट पर धीरे धीरे जो है आपका आवेश बढ़ता है। आवेश के बढ़ने के साथ साथ संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बढ़ने की जो दर है वो चालन धारा पर निर्भर करती है। इस प्रकार आपका मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बढ़ने की दर को एक तुल्य धारा घनत्व से संबोधित किया और ये माना कि संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर यदि आवेश घनत्व सिग्मा है तो ऐसे आवेशित संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है, इस तीव्रता E का जो मान है वो E/σ/ε0। ये मानते हैं कि इस प्लेट पे जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, तो वही आवेश घनत्व सिग्मा इस प्लेट पे होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है वो σ/ε0, सिग्मा का मान Q/A होता है। Q जो है वो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है। इन दोनों प्लेटों जो A व B है इन पे आवेश परिमाण में समान होगा, प्रकृति में भिन्न होगा, और परिमाण जो है वो कैपिटल Q ले रखा है। कैपिटल A जो है वो इन प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार आपका दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र बना है उसकी तीव्रता E बराबर जो है वो σ/ε0 बराबर 1/ε0 Q/A बन जाती है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं कि माना dt समय में आवेश Q में dQ वृद्धि होती है, जिस फलस्वरूप संधारित्र के मध्य विद्युत क्षेत्र जो है वो E से बढ़कर dE हो जाता है। तो ये dE जो है विद्युत क्षेत्र वो हो गया dQ/ε0A, वो ही फॉर्मूला है पीछे वाला। dQ जो है वो आवेश है, तो इसको अपन धारा के रूप में IDT लिख सकते हैं, क्योंकि I बराबर dQ/dt होती है विद्युत धारा की परिभाषा से। यहाँ से आपका dt इधर आ गया, dE/dt बराबर I/ε0A, समीकरण नंबर 2। यदि हम प्लेटों के मध्य तुल्य धारा घनत्व ZD के बारे में बात करें तो तुल्य धारा घनत्व ZD जो है उसकी परिभाषा होती है ZD बराबर ε0 dE/dt, समीकरण नंबर 3। धारा घनत्व है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से निकलने एकांक समय में निकलने वाली धारा। तो प्लेटों के मध्य कुल तुल्य धारा है जिसे हम ID से व्यक्त करते हैं, उसका जो मान है वो ID बराबर ZDA होगा। तो ZD का जो मान है वो इस समीकरण 3 से अपन रख देते हैं यहाँ पे। तो ID जो है वो आ गई आपकी ε0 dE/dt गुणा A, समीकरण नंबर 4। तो अब समीकरण 2 dE/dt है और 4 जो है वो ID है वो बराबर ε0 dE/dt A है। तो ये जो मान है 2 से dE/dt का I/ε0A, ये मान यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें मिल गया ID आ गया
एप्सिलॉन 0 आ गया, ये जो मान है वो यहाँ से ले लिया, ए आ गया, ये कट गया आपका, ये कट गया, ए कट गया, एप्सिलॉन 0 कट गया, मान बच गया आई। तो समीकरण 5 मिल गया आपको आई डी बराबर आई। इस प्रकार यदि हम प्रभावी धारा एवं चालन धारा को परस्पर संबंधित करते हैं तो चित्र में प्लेट ए के चारों ओर दर्शाई गई जो रेखा है उस रेखा में दिखाए गए प्रारंभिक परिबद्ध क्षेत्र में आने वाली धारा जो है वो बाहर निकलने वाली उस धारा के बराबर होती है, जिससे आपके किरचॉफ के नियम की पालना हो जाती है। तो मैक्सवेल ने इस तुल्य धारा को विस्थापन धारा कहा। इसके कारण चुंबकीय प्रेरण उसी प्रकार उत्पन्न होता है जैसा कि चालन धारा IC के कारण के द्वारा धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है। तो इस धारा को हम विद्युत फ्लक्स के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी विद्युत क्षेत्र E के लंबवत बद्ध क्षेत्रफल कैपिटल A से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई है तो फाई बराबर EA होगा। फाई बराबर विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल A, इनका अदिश गुणा होता है वास्तव में वैसे तो, लेकिन अदिश गुणा में दोनों परस्पर एक ही दिशा में होने के कारण कोस 0 हो जाता है। कोस 0 का मान 1 होता है तो आपका EA आ गया। नॉर्मली तो E सदिश डॉट A सदिश होता है, उसको हल करते हैं तो EA कोस थीटा आता है। फिर कोस थीटा का मान जो है वो 0 होता है तो कोस 0 का मान 1 होने के कारण फाई बराबर EA हो गया। इसका अपन अवकलन यदि करते हैं तो आपका जाता है डी फाई अपॉन डी टी बराबर AdE/dt। समीकरण नंबर आपको 6 मिल गई। तो ये आपकी समीकरण 4 है और ये आपकी समीकरण 6 है। इन दोनों समीकरणों से अपन देखते हैं तो ID का जो मान है वो आ गया एप्सिलॉन 0 डी फाई अपॉन dt। समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 जो है वो विस्थापन धारा के मान को व्यक्त करती है। उपरोक्त सूत्र में प्लेटों के मध्य वायु माध्यम लिया गया है। यदि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम लें तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो आपकी आ जाएगी E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन A। यहाँ एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R है, तो यहाँ एप्सिलॉन R को हम K भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है वो माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो चाहे K लिख दो चाहे एप्सिलॉन R लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार आपका समीकरण 4 से तुल्य धारा घनत्व जो है वो मिल जाता है ZD बराबर एप्सिलॉन DE/dt। और यदि आप ये जो मान है वो बिना किसी माध्यम के है और यदि आप माध्यम लेते हो तो ये मान हो गया KE0DE/dt। समीकरण नंबर 8। तो समीकरण 8 जो है वो तुल्य धारा घनत्व को दर्शाती है। इस प्रकार आपका विस्थापन धारा का मामला समाप्त होता है। अब एक सवाल अपने जो पिछले कक्षा में परिनालिका पढ़ी थी उससे संबंधित ले लेते हैं कि एक 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर व्यास वाली परिनालिका है। इस परिनालिका में 2000 फेरे हैं और एक समान संकुलित लपेटे हुए है। तो परिनालिका के प्रेरकत्व की गणना करनी है। यहाँ हमें ये कह रहा है कि आपका जो माध्यम है वो माध्यम वायु पूर्ण माध्यम है, यानी वायु है, कोई अलग से माध्यम आपने नहीं ले रखा है। तो अपन चलते हैं इसके लिए। यहाँ हमें सबसे पहले मान लीजिए अपन फेरे लेते हैं तो फेरों की संख्या जो है n बराबर 2000 है। परिनालिका की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में बदल लेंगे 0.50 मीटर आ गई। परिनालिका का व्यास 4 सेमी व्यास है। तो व्यास 4 सेमी है तो त्रिज्या जो है वो पहले व्यास 4 सेमी को सेंटीमीटर को मीटर में ले लेते हैं 0.04 मीटर, और व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी 0.02 मीटर। तो हमें यहाँ लेना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान जो है वो 0.02 स्क्वायर। और यहाँ अपने माध्यम जो है वो वायु लिया है तो वायु के लिए μ0 जो होता है वो 4 पाई गुणा 10⁻⁷ होता है। ये मान आपका नियत मान है वायु माध्यम के लिए, आपको याद रखना पड़ेगा।
तो अतः वायु फ्लूइड के लिए प्रणालिका का जो प्रेरक तो है वो L बराबर म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बटा एल हो गया। या म्यू जीरो का जो मान है वो रख देंगे, एन का मान 2000 है, पाई आपका है 0.02 बटा 0.5 लंबाई आ गई। सारे मान ऊपर हल कर रखे हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। 4 पाई आ गया, 4 आ गया, अब ये पाई का आ गया। यहाँ से आपका 4 गुणा 10 की घात 6 हो गया है 3.1, ये 4 गुणा 2000 को 4 गुणा 10 की घात 6। पाई का मान 3.14 है, 0.02 बटा 0.5 ही है। इसको पूरे को हल कर लेंगे तो आपका 12.6 गुणा 10 की घात -6 हेनरी आएगा, जिसको मिली में चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रेरकत्व जो है वो आपका मिल जाता है 12.6 मिली हेनरी। धन्यवाद। तो यहाँ आपका ये न्यूमेरिकल समाप्त होता है। थैंक यू।